सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण हम स्टूडियो में शूट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कृषि दर्शन सदा से संकल्पित है आप तक जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो इस दौर में भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आप तक जानकारियां पहुंचाते रहें। इसीलिए मैं भी अपने घर से ही शूट कर रही हूं कार्यक्रम को, और हमारे एक्सपर्ट भी हमारे इन सवालों का जवाब अपने घर से ही देंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया है, और इस मौसम में आपको अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, और साथ ही अपने घर के छोटे बच्चों का भी ख्याल रखना है। और हाँ, आपको अपने पशुओं का भी ख्याल रखना है, जिससे कि वो स्वस्थ रह सके। और इसी उद्देश्य से हमने इस कार्यक्रम का निर्माण कराया है। आज हम बातचीत करेंगे बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल किस प्रकार करनी है, और इस बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी मुहैया कराएंगे डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव जी, जो कि रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र विभाग के पूर्व निदेशक हैं। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की, और फोन लाइन के माध्यम से डॉक्टर साहब से जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सर्दी का मौसम आ गया है, और इस मौसम में हमारे पशुपालक भाई किस प्रकार से अपने पशुओं की देखभाल करें जिससे कि वो स्वस्थ रहे। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए आप द्वारा जो ये प्रयास किया गया है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इससे निश्चित रूप से हमारे सभी पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से हमारे मनुष्यों में सर्दी के मौसम में रोग हो सकता है, कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उसी तरह पशुओं को भी इस तरह के रोग होते हैं। इसलिए हमारे पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए, उत्पादक बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। सर्दी के मौसम में जिस तरह से हम लोग अपनी सुरक्षा करते हैं, इसी तरह पशुपालक भाइयों को चाहिए कि जहाँ पर पशुशाला है, जहाँ पर अपने पशुओं को बांधते हैं, वहाँ की खिड़की दरवाजे बंद होने चाहिए। जहाँ से सर्द हवाएं आने की संभावना हो, उसको बंद रखना चाहिए। सीधे ठंडी हवा के संपर्क में आने से पशुओं में तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे उनमें निमोनिया के लक्षण उभर सकते हैं, एक बुखार हो सकता है। एक बार बीमार होने के बाद जो हमारे पशु हैं, उनके दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए सभी पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि अपने पशुशाला को अभी से तैयार कर लें कि उनको खिड़की दरवाजे में उचित व्यवस्था रहे, जहां से ठंडी हवाएं सीधे पशुओं को न लगें। आजकल पुआल काफी मात्रा में पशुपालक भाइयों के पास है। सर्दी के मौसम में पशुओं के नीचे बिछाने के लिए पुआल का या किसी भी बिछावन का इस्तेमाल अवश्य करें, और पशुओं की खान पान की उचित व्यवस्था जब तक नहीं होगी, तब तक हमारे पशु स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि शाम तक पशु बाहर रहते हैं या सुबह जल्दी बाहर निकाल देते हैं। ऐसा करने के बजाय सूर्योदय के बाद ही पशुओं को बाहर निकालें, और सूर्यास्त होने के बाद पशुओं को अंदर कर दें। एक और पशुपालक भाई जो गलती अक्सर करते हैं, जिसके कारण पशु बीमार होते हैं, कि शाम का बचा हुआ जो भी पानी है, ठंडा पानी है, चारा है, वो पशुओं को खिलाने में प्रयोग करते हैं, और ऐसे चारा, ऐसे पानी को पीकर अक्सर पशु बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए ये व्यवस्था जरूर करें, जिससे हमारे पशु बीमार ना हो। डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो ज्यादा प्रभावी होते हैं। सर्दियों के मौसम में यूं तो कोई बहुत गंभीर संक्रामक बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है, फिर भी पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग ऐसा है जो हर समय इसका प्रकोप रह सकता है। इससे बचाव के बारे में भारत सरकार ने और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी योजना चलाई है, जो पशुपालकों के द्वार पर हमारे पशुपालन विभाग के डॉक्टर जाकर टीकाकरण कर रहे हैं। टीकाकरण इस समय चल भी रहा है। अगर किसी पशुपालक के यहाँ अब तक टीकाकरण न हुआ हो, तो कृपया अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय पर जाकर अपने पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और उनसे अनुरोध करें कि आपके यहाँ पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण अवश्य करवा दें। दूसरी, जैसा हमने बताया कि ठंड के कारण पशुओं में रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। पशुओं में ठंड से निमोनिया
रोग की काफी केसेस देखे जाते हैं इस समय। तो ठंड से बचाने के लिए जैसे ही अगर पशुओं को कोई बुखार आता है, खांसी आती है, सर्दी जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो आप तुरंत इसका उपचार अपने नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से मिलकर अवश्य करवाएं। अन्यथा काफी नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है और कई केस में देखा गया पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इस सीजन में पशुओं में कृमि रोग का प्रकोप काफी होता है। आप देखे होंगे कि बरसात के बाद जो भीगा हुआ चारा दाना या खेतों से जो चारा आता है उसमें कृमि काफी संभावना बढ़ जाती है, कृमि रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह लेकर पशुओं के शरीर भार के अनुसार कृमि रोग से बचाने का दवा अवश्य दें। अन्यथा उसमें उत्पादकता उनकी कम हो जाती है, पशु कमजोर हो जाते हैं, उनमें दस्त लगने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे में पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये ध्यान अवश्य रखें। दूसरा, छोटे बच्चों में ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण का भी समय होता है। ये खासकर जो मादा बच्चियां हैं, बढ़िया हैं 4 से 8 महीने की, उसमें ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण अवश्य कराया जाए। सर्दी के मौसम में हमें और आपको भी खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम पशुओं की बात करें तो पशुओं का जो खान पान हो इस मौसम में किस प्रकार का हो, और पशुपालक भाई बहन क्या ख्याल रखें, किस प्रकार का उन्हें चारा दें, किस प्रकार का उन्हें खाना दें जिससे कि वो स्वस्थ रह सके। सर्दी के मौसम में अगर पशुओं के उचित खान पान की व्यवस्था नहीं होगी तो उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, उनमें रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से उनमें रोग बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अक्सर हमने अपने चिकित्सा के दौरान देखा है कि किसान भाई जो कुछ भी अनाज उनके पास है एक ही तरह का अनाज देते हैं, जबकि हमारे पशु चिकित्साविद रिकमेंड करते हैं, हम लोग भी यह बताते हैं कि संतुलित पशु आहार पशुओं को देना चाहिए। संतुलित पशु आहार से मतलब है कि जिस तरह से हमारे भोजन में दाल चावल रोटी सब्जी सलाद आदि का समावेश होता है, उसी तरह पशुओं के दाने में भी होना चाहिए। जैसे आपके पास बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, धान है, जौ है, इसका 40 से % तक रखें। खली 20 से 30% तक खली का मिश्रण होना चाहिए। जो दाल के अवशेष हैं, चूरा है, उसको 15 से 20% रखें। इसी तरह से चोकर 20 से 25%। मिनरल मिक्सर का प्रयोग पशुपालक भाई अक्सर नहीं करते हैं। उनको 1 से 2% मिनरल मिक्सर, यानी अगर 100 किलो पशु आहार बना रहे हैं तो उसमें 2 किलो मिनरल मिक्सर और 1 किलो आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग जरूर करें। इसका प्रयोग करने से आहार पूरी तरह से संतुलित हो जाता है। पशुओं के विकास के लिए, उत्पादकता के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है वो सारे तत्वों का समावेश हो जाता है, उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है। आप अक्सर देखे होंगे कि पशु में उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, समय पर गाभिन नहीं होती है, समय पर हीट में नहीं आ पाती हैं। उसका एकमात्र कारण है कि जो हमारी धरती में जिन तत्वों का, सूक्ष्म तत्वों का अभाव है वो पशुओं के चारे में भी होता है। अगर ये तत्व हमारे दाने में नहीं है, खेत में नहीं है, तो पशुओं के चारे में भी नहीं होगा और इसकी कमी से उनकी उर्वरा शक्ति और उत्पादन शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसलिए पशुपालक भाइयों को से हमारा अनुरोध है कि इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि जब भी पशुओं को पशु आहार बनाएं या ऐसे भी आप जो चारा दे रहे हैं उसमें मिनरल मिक्सर का प्रयोग अवश्य करें। नमक का प्रयोग करें। नमक से उनकी डाइजेस्टिबिलिटी यानी पाचन क्रिया उनका सही रहता है। जो भी चारा दाना आप खिलाते हैं वो सही ढंग से पचता है। अक्सर ये देखा गया कि इस सीजन में हरे चारे की उपलब्धता है तो पशुपालक भाई एक साथ पूरा हरा चारा दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आधा हरा चारा और आधा सूखा चारा का मिश्रण दें। उसके बाद संतुलित पशु आहार जो हमने बताया है इसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे। इस सीजन में आप देखते होंगे ठंड से पशु सिकुड़ जाते हैं, उनमें ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमारी सलाह है कि पशुओं को हफ्ते में एक बार
उनके शरीर भार के अनुसार अगर जो भी खाद्य तेल आपके पास है, सरसों का तेल है, अलसी का तेल है, अगर इसको देते हैं तो पशुओं में ठंड से बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो पशुपालक भाई इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में शिशुओं की देखभाल, बच्चों की देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है, चाहे वो इंसान के बच्चे हों, चाहे वो पशुओं के बच्चे हों। तो सर्दी के मौसम में पशुओं के बच्चों की देखभाल हमारे पशुपालक भाई बहन किस प्रकार करें? सर्दी के मौसम में निश्चित रूप से हमारे जो छोटे बच्चे हैं, इनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है अगर सही ढंग से इनकी देखभाल न की जाए। सबसे पहले इस समय जिसे बच्चों का जन्म होता है, जन्म के तुरंत बाद उसका नाल शरीर से 2 से 3 इंच की दूरी पर साफ ब्लेड से काटना चाहिए। उस पर पोविडान आयोडीन या टिंचर आयोडीन लगाएं, जिससे वो धीरे-धीरे सूख के गिर जाएगा। आप देखे होंगे कि इस सीजन में, सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के बच्चों की मृत्यु बहुत बड़ी संख्या में होती है। इससे बचने के लिए जन्म के पहले हफ्ते में ही पशुओं को कीड़े की दवा अवश्य देनी चाहिए। इसके 1 महीने बाद दोबारा से दें, उसके शरीर के अनुसार डॉक्टर से सलाह ले लें। तो इससे पशुओं में जो कृमि होने के कारण पशुओं की मृत्यु होती है, उस मृत्यु पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसी सीजन में, सर्दियों के मौसम में व्हाइट डायरिया, जिसे कॉफ स्कोर हम लोग कहते हैं, ज़्यादा दूध पीने के कारण कभी-कभी ऐसा हो जाता है, और अगर सही समय पर इसका ध्यान न दिया जाए, तो पशुओं में ठंड के मौसम में कॉफ स्कोर या डायरिया से काफ़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु होती है। दूसरा, न्यूट्रिशन, सही न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए। अक्सर पशुपालक भाई छोटे बच्चों पर ज़्यादा दूध के चक्कर में जितने दूध की आवश्यकता है, दूध नहीं पिलाते हैं। जो माँ का पहला दूध होता है, जिसको खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसको उचित मात्रा में बच्चों को पिलाना चाहिए, और पशुओं के शरीर भार का 1/10 भाग उनको दूध जरूर देना चाहिए। जब तक आप दूध की सही मात्रा उनको नहीं देंगे, पशुओं के रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप नहीं होगी, और उनके शरीर भार भी ठीक से नहीं बढ़ेगा। इसलिए जितने भी छोटे बच्चे हैं, उनको 1/10 जितना वजन होता है, उसका 1/10 भाग दूध पर्याप्त मात्रा में पिलाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर बात करें दुधारू पशुओं की, तो दुधारू पशुओं की देखभाल सर्दी के मौसम में किस प्रकार की जाए, जिससे कि वो दूध अच्छा दे और वो स्वस्थ भी रह सके? अच्छा दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो पूर्व में बातें बताई गई हैं, पशुओं के रखरखाव के संबंध में, खान-पान के बारे में, उसका तो ध्यान रखेंगे ही पशुपालक भाई, लेकिन दुधारू पशुओं के लिए थोड़ा-सा अतिरिक्त प्रयास अवश्य करना चाहिए। जैसे जो दूध में ज़्यादातर शरीर से कैल्शियम बाहर निकलता है, इस तरह ज़्यादा कैल्शियम निकलने से पशु कमज़ोर भी हो जाते हैं। बहुत से पशुपालक भाई देखे होंगे कि पशुओं में, ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में अगर एक साथ काफ़ी मात्रा में दूध निकाल लिया जाता है, तो उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर नाम का एक रोग होता है, जिसमें पशु बैठ जाता है, उठ नहीं पाता है। तो इससे बचाव के लिए हमें जो बच्चा देने से पहले जो दुधारू पशु हैं, उनको कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, और बच्चा होने के बाद भी प्रतिदिन 100 से 200 ml तक कैल्शियम कहीं न कहीं से, जो घोल के रूप में आता है या पाउडर के रूप में आता है, डॉक्टर से सलाह ले लें। दुग्ध उत्पादन के क्षमता के हिसाब से उनको कैल्शियम फीडिंग ज़रूर करें। अगर पशुपालक भाई उसको संतुलित पशु आहार उचित मात्रा में देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से कैल्शियम की कमी पूरी होती रहेगी। चूँकि दुधारू पशुओं से हम प्रतिदिन दूध लेते हैं, इसलिए दूध में जितना भी कैल्शियम निकलता है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए हमें अलग से कैल्शियम की फीडिंग ज़रूर करानी चाहिए। दूसरा, दूध निकालते समय पशुओं में, खासकर दुधारू पशुओं में, थनैला रोग काफ़ी देखा गया है। थनैला ऐसा रोग है जो हमारे पशुपालक भाइयों के मैनेजमेंट स्किल की कमी के कारण होता है। जैसे अक्सर पशुपालक भाई दूध निकालते समय हाथ से दूध लेते हैं और दूध उसके थन पे लगाते हैं, और उसके बाद दूध निकालते हैं। इसके बाद बच्चे को छोड़ देते हैं, दूध पीता रहता है बच्चा, और उसके लार और दूध जो थन के ऊपर लगता है, वो सूखने के बाद पपड़ी जम जाता है।
और उससे रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद 1% पोटाश के घोल से थन की धुलाई कर दें और दूध निकालने के आधे घंटे तक अगर पशु जमीन पर न बैठे तो निश्चित रूप से थनैला रोग का प्रकोप बहुत कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे पशुपालक भाई बहन उठा सकते हैं? इस बारे में आप उनको विस्तार पूर्वक जानकारी मुहैया कराइए। समय समय पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से पशुपालकों के हित में कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इस समय पशुओं को खरीदने के लिए लोन की स्कीम है जो नाबार्ड से संचालित होती है। जिन पशुपालक भाइयों को अपने पशु खरीदने हों, डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए, गोट्री के लिए, भेड़ बकरी पालन के लिए, वो अपने संबंधित बैंक से संपर्क करें, अपने विकासखंड के पशु चिकित्सा अधिकारी संपर्क करें। जिस तरह का भी लोन उनको लेना है वो बैंक के माध्यम से उनको ये ऋण सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा, एक भारत सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पशुपालकों के हित में शुरू किया गया है। जिस तरह से किसानों को खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध होती है, अब भारत सरकार ने यह सुविधा दी है कि इसी तरीके से कोई भी पशुपालक पशुओं के रख रखाव के लिए, खान पान के लिए, छप्पर बनाने आदि के लिए वो किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालन का भी एक्टिविटीज के लिए वो लोन ले सकता है। इसके लिए अपने संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। यह सभी बैंकों में ये सुविधा उपलब्ध है और बहुत ही अच्छी योजना है। बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण इसमें मिलता है। बिल्कुल किसान क्रेडिट कार्ड की तरह किसानी के लिए जिस तरह से ऋण मिलता है उसी तर्ज पर पशुपालन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पशुपालकों के हित में प्रारंभ की गई है। हमारे पशुपालक भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराने का और साथ ही दर्शकों और हमारे पशुपालक भाइयों से भी हमें पूरी उम्मीद है कि आपने डॉक्टर साहब की बात को ध्यानपूर्वक सुना होगा और उन्हें अपनाएंगे भी। अपना ख्याल रखें, अपने पशुओं का ख्याल रखें, कोविड-19 के नियमों का पालन करते रहें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region has helped entrepreneurs from procurement to processing and packaging to marketing, increasing their organic business. Iskimasi기 makadagi processing unit nama handongsa ngamjare mioi taret ama soina thapopi ngamjare. We procure organic ginger, turmeric, Naga King chili from FPOs. This infrastructure has facilitated the transformation of black aromatic rice to cupcakes and turmeric and ginger to powder and flakes. Packaging, branding and marketing initiatives have enhanced income. Come, join the organic entrepreneurial movement that has added a smile to every face. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region. Crops Pure, empowered entrepreneur. सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।